सो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द चैनल एडू स्पार्क। सो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का 2 चैप्टर। सबसे पहले हमारा व्हाट इज़ डेमोक्रेसी और दूसरा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। उन दोनों को हम पढ़ेंगे। मैं आपको बेसिकली एक समरी दे दूँगी दोनों चैप्टर की, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी वो मैं आपको बता दूँगी। हम फ्लो चार्ट की हेल्प से लर्न करेंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आई विल आंसर। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से। और मैं आपको ये बता दूं कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी मैंने वीडियो डाल रखी है पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, ठीक है। सो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। सो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी दैट डेमोक्रेसी होती क्या है। तो डेमोक्रेसी क्या होती है, जो इंडिया में फॉलो होती है। और इंडिया में क्या फॉलो होता है, किस तरह का रूल फॉलो होता है, जहाँ पर जो रूलर्स हैं उन्हें कौन इलेक्ट करते हैं, पीपल इलेक्ट करते हैं। बेसिकली पीपल के पास जो होती है सुप्रीम अथॉरिटी होती है कि वो अपने मनपसंद रूलर्स को क्या करे, इलेक्ट करे, उन्हें चूज़ करे। और जो रूलर्स होते हैं वो उनके बिहाफ पे क्या करते हैं, रूल करते हैं कंट्री पे। यही होती है हमारी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का जो मेजर प्रिंसिपल होता है वो ये भी होता है दैट सिटीजन्स के पास जो होते हैं इक्वल हमारी राइट्स होती है, इक्वल राइट्स होती है। और क्या होती है, अपॉर्चुनिटीज़ होती है। कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता उनके रिलीजन के बेस पे, उनके रेस के बेस पे, उनके कलर के बेस पे ना, उनके कास्ट के बेस पे, उनके सेक्स के भी, जेंडर के बीच में कोई उन्हें क्या नहीं कर सकता, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। तो अब हम चलो फ्लो चार्ट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो ये रहा हमारा फ्लो चार्ट, दैट इज़ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले हमें कुछ इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है चैप्टर के, क्योंकि जो चैप्टर होता है ना वो पूरा आपको इसमें पॉलिटिकल साइंस के बहुत बड़े चैप्टर्स हैं और उसमें एक ही बात को कई बार रिपीट कर रखा है। तो मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बताऊंगी। तो सबसे पहले आपके जो बुक में है वो है कि जो डेमोक्रेसी होते हैं बच्चों, वो हमें पता है क्या होती है, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें जो रूलर्स होते हैं वो पीपल इलेक्ट करते हैं। सो अगर आपसे पूछा जाएगा दैट व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, सो आप सिंपल लिखेंगे दैट रूलर्स आर इलेक्टेड बाय दी पीपल। अब जो हर एक चीज़ होती है ना बच्चों, उसके क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होती है, मतलब उसकी क्या होती है, कमियां भी होती हैं, और उसके एडवांटेजेस भी होते हैं, उसके जो है फ़ायदे भी होते हैं। सो अब मैं आपको बताऊंगी दैट इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या है अगेंस्ट, मतलब क्या क्या इसके बेसिकली डिसएडवांटेज है जो इसको बुरा बनाते हैं, और क्या क्या इसके एडवांटेजेस है जो इसके फेवर में है। तो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट पे चलते हैं हम। सबसे पहले लीडर्स कीप चेंजिंग, इट लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। बेसिकली हमें पता है दैट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ना हमारे जो लीडर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं हर 5 या 6 साल बाद। और अगर आपको लीडर पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसी टाइम पे उसे चेंज भी कर सकते हो, अगर आपको, लेकिन मेजोरिटी डिसाइड करती है। अगर मेजोरिटी को पसंद नहीं आ रहा है तभी वो लीडर चेंज होगा। सो लीडर्स चेंज होते रहते हैं जिससे क्या होती है, इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। कोई भी लीडर पर्टिकुलर टाइम के लिए रहता नहीं है। नेक्स्ट इट इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, सो देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी। बच्चों इधर करप्शन बहुत होता है। अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, सो लीडर्स जो होते हैं वो करप्शन बहुत करते हैं, पॉलिटिकल कंपटीशन चलता है, एंड जो बेसिकली पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं गंदे गंदे एलिगेशंस लगाते हैं जस्ट टू विन द इलेक्शंस। तो बच्चों कंपटीशन बहुत होता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं दैट इज़ मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड। सो इससे क्या होते हैं, डिलेज होते हैं डिसीजंस में। देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि एक बंदा डिसीजन नहीं ले सकता, कई सारे जो होते हैं इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन को लेने के लिए। अगर एक ने भी से क्या कर दिया, किसी भी लॉ को रिजेक्ट कर दिया, तो वो दोबारा जाएगा, बेस पे जाएगा, दोबारा कंसल्ट होकर आएगा, फिर आएगा हमारी अथॉरिटी पे। और एक बार जो प्रेसिडेंट होता है वो उधर साइन करता है तभी वो लॉ बनता है। कई सारे लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है जिससे जो डिसीजंस होते हैं वो डिले हो जाते हैं। नेक्स्ट, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल विच लीड्स टू बैड डिसीजन। इलेक्टेड लीडर्स को नहीं पता कि लोगों का बेस्ट इंटरेस्ट क्या है, ये ऑर्डिनरी पीपल को भी नहीं पता होता। अगर हम ऑर्डिनरी लोगों की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर कोई जो इंसान है वो चॉल्स में रहता है तो उनके लिए बेसिक नेसेसिटीज़ है वो है फूड, क्लोथ्स एंड वाटर, ये उनके लिए जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है। अगर कोई गवर्नमेंट ये प्रोवाइड कर रही है तो वो जो लोग होते हैं वो उन्हें वोट करते हैं, अगर वो चाहे वो कुछ भी कर रही हो, उन्हें सिर्फ इन चीज़ों से मतलब होता है। तो ना ही इलेक्टेड लीडर्स और ना ही ऑर्डिनरी पीपल, इन्हें अपना बेस्ट इंटरेस्ट नहीं पता होता, जिससे कई बार बैड डिसीजंस भी होते हैं। वैसे तो बैड डिसीजंस के कई मतलब कम चांसेस होते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेसिकली हम आर्ग्यूमेंट्स की बात करें जो कि अगेंस्ट है। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी में करप्शन होती है क्योंकि इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन के बेस पे होता है। अब हम पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर। सबसे पहला, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अगर जो रूलर्स हो रहे हैं हम उसे अगर इलेक्ट कर रहे हैं और वो कोई भी
लॉ बना रहे हैं तो उनके हमारे पास पूरी पूरी अथॉरिटी है कि हम उनसे पूछें कि आपने लॉ क्यों बनाया है, हम उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं उस लॉ को। और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, जो डेमोक्रेटिक लीडर्स होते हैं, वो अकाउंटेबल होने चाहिए, उन्हें आंसर करना चाहिए, वेयर एज नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। देखो कई सारे लोग कंसल्ट होते हैं तो ना जो चांसेस होते हैं कि गलत डिसीजन होने के वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो बेसिकली इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो ऐसी है जो कि एक डाइवर्स कंट्री है और जहाँ पर कई सारे रिलीजन के लोग रहते हैं। सो एक मेथड प्रोवाइड करती है डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट से डील करने का। एक साइड डिग्निटी बढ़ाती है सिटीज़न की। डिग्निटी क्या होती है? रिस्पेक्ट बढ़ाती है। मतलब अगर जो रूलर्स होते हैं उन्होंने कोई गलत डिसीजन ले भी लिया तो देयर इज़ अ सेपरेट रूम फॉर करेक्शन। या तो रूलर्स चेंज किए जाते हैं या जो डिसीजन उन्होंने लिया है वो चेंज होता है। डेमोक्रेसी अलाउज अस टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स, वही चीज़ कह रखी है। और डिग्निटी में आप ये भी पॉइंट लिखेंगे दैट जो हमारी डेमोक्रेसी होती है वो किस प्रिंसिपल के बेस्ड होती है? पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी का प्रिंसिपल क्या होता है? दैट जो रिच है या जो एजुकेटेड है उसका जो है सेम स्टेटस होगा एज दैट ऑफ जो पुअर है या जो अनएडुकेटेड है, तो उनका क्या होगा? सेम स्टेटस होगा। तो डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी पे भी बेस होती है। अब हम पढ़ेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। जी, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है? तो देखो, जो मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है ना डेमोक्रेसी की, जो मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है डेमोक्रेसी की वो होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। कौन सी होती है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। सो अगर आपसे पूछा जाएगा दैट जो मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है डेमोक्रेसी की वो कौन सी होती है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है बच्चों जब जो लीडर्स होते हैं वो रूल करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, ऑन द बिहाफ ऑफ द सिटीजन्स। सो लीडर्स इलेक्ट किए जाते हैं। कौन इलेक्ट करते हैं उन्हें? एडल्ट सिटीजन्स। अभी एडल्ट सिटीजन्स कौन से होते हैं? सो ये वो सिटीजन्स होते हैं जो कि 18+ के होते हैं और जो 18 ईयर्स के होते हैं। सो इसमें जो मेजॉरिटी होती है वो ही डिसीजन लेती है ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। सो मेजॉरिटी ऑफ पीपल या मेजॉरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। सो ये हमारा हो गया ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों नेसेसरी है? हम में कह रहे हैं दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में लीडर सिलेक्ट किया जाता है मेजॉरिटी, लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ये क्यों ज़रूरी है? तो देखो हमारी कंट्री में दो तरह की डेमोक्रेसी होती है कहीं भी जगह। एक हमारी होती है प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जिसे हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, जहाँ पर कई सारे जो लोग होते हैं ना वो एक साथ बैठते हैं, वो डिसीजन लेते हैं। और एक हमारी होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जिसे हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। लेकिन चिल्ड्रन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही क्यों? तो क्यों? तो उसका सिंपल बच्चों आंसर आ जाएगा दैट अगर हम बात करें इतनी बड़ी कंट्री की, इंडिया की, तो दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जितने भी सिटीजन्स होते हैं ना वो एक साथ बैठे एंड वो डिसीजंस ले। सो सिटीजन्स जो होते हैं उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता दैट दे टेक डिसीजंस कलेक्टिवली। ऐसा छोटी जगहों में पॉसिबल हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे क्या आ जाता है? ग्राम पंचायत में आप पता है विलेज में सारे एक साथ लोग बैठते हैं और डिसीजन लेते हैं। तो सबसे पहले यही आगे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नेसेसरी क्यों है? क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। इतना बड़ी कंट्री उनके पास ऐसा तो है नहीं एक जना एक मतलब स्टेट से आगे बैठेगा कि भाई डिसीजन लेना है, ऐसा तो है नहीं। और अगर ऐसा हो भी सकता है तो सिटीजन्स के पास ना टाइम होता और हर एक सिटीज़न के पास इतने स्किल्स भी नहीं होती है। सो इसलिए हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है वो हमारी नेसेसरी होती है। ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में पढ़ा देती हूँ। डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर में आएगा, 4 या 3 कितने भी नंबर में आ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो गवर्नमेंट कौन इलेक्ट करता है? एडल्ट सिटीजन्स, जो कि क्या है 18 के है या 18+ के है, उन्हें कौन इलेक्ट तो लीडर्स की कौन इलेक्ट करता है? ये एडल्ट सिटीजन। नॉन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। या तो वो मोनार्की होती है जहाँ पर जो है जनरेशन बाय जनरेशन रूल होता है, जैसे राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा। और यह होता है डिक्टेटरशिप जिसपे एक सिंगल डिक्टेटर होता है वो रूल करते हैं। नेक्स्ट होता है दैट सिटीजन्स के पास अपने फंडामेंटल राइट्स होते हैं, तो जो कोई भी उनके राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता है। और अगर कोई भी वायलेट करता है तो उनके पास सुप्रीम अथॉरिटी है कि वो कहीं भी जा सके, हाई कोर्ट में जा सके, सुप्रीम कोर्ट पे जा सके। इवन गवर्नमेंट भी उनके राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती है। नाउ लीडर्स रूल विद इन द स्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन्स राइट, मतलब लीडर्स कैसे रूल करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बीच में जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है एंड सिटीजन्स के राइट के बीच में, एंड अकाउंटेबिलिटी प्रेजेंट होती है, जो लीडर्स होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं, कोई भी डिसीजन वो लेते हैं। ठीक है, नॉन डेमोक्रेसी में हो गया दैट कोई राइट्स नहीं मिलते हैं सिटीजन्स को, रिजिड डिसीजंस लेते हैं, कौन लेते हैं, लीडर्स होते हैं, चाहे वो मोनार्क हो चाहे वो डिक्टेटर्स हो। लीडर्स रूल एज दे फील लाइक, जो उन्हें मर्जी में, जो उन्हें लगता है, जो उनकी मर्जी में आता है वो वैसे ही करते हैं, वो सिटीजन्स की तरफ नहीं देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल के जो लॉज होते हैं उस पे बेस पे रूल नहीं करते हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया। नाउ व्हेन डेमोक्रेसी इज यूज फॉर ऑर्गेनाइजेशन देन अदर गवर्नमेंट, तो डेमोक्रेसी एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हर एक फेज पे जो है अप्लाई हो सकता है हमारी कंट्री को चलाने के अलावा ही। जैसे अगर एक बात करें डेमोक्रेटिक फैमिली की, तो डेमोक्रेटिक फैमिली कब होगी, जब हर एक जो फैमिली मेम्बर होगा उसको इक्वल चांस मिलेगा, उसका ओपिनियन मैटर करेगा, जितनी भी फैमिली है पूरी फैमिली वो एक साथ बैठेगी और डिसीजन लेगी। ये हमारा कौन सा हो गया, डेमोक्रेटिक फैमिली हो गई। और डेमोक्रेटिक क्लासरूम फॉर एग्जांपल, जहाँ पर हर एक स्टूडेंट्स को चांस मिलेगा कि वो जो है क्वेश्चन पूछे लीडर्स से, और बेसिकली उन्हें चांस मिले और वो मतलब ऐसे अपॉइंट किए जाए। फॉर एग्जांपल करके स्कूल्स में होता है जैसे वोटिंग के थ्रू वो मॉनिटर बनते हैं, जिसमें क्या होता है दैट कई सारे जो बच्चे होते हैं वो आगे आ जाते हैं एंड जिनको वोट मिलता है कि जिसको सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी मिलती है वो हम क्या बन जाते हैं, मॉनिटर बन जाते हैं। सो ये भी हमारा जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाउ अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको वो होमवर्क क्वेश्चंस में करने हैं और मैं इसके जो इस PDF का पूरा जो है कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी, सो आप उसे चेक कर सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है दैट वाई इज़ दी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, या इधर आपका प्योर भी आ सकता है, आंसर सेम आएगा। वाई इज़ दी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कंसीडर्ड एज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, तो इधर वही आएगा जो मैंने आपको बताया कि क्यों कंसीडर की जाती है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। और एक और क्वेश्चन दे देती हूँ मैं आपको, दैट इज हाउ डज डेमोक्रेसी, कैसे जो डेमोक्रेसी होती है वो इम्प्रूव करती है, हाउ डज डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप करिएगा। ऑल्सो एक और क्वेश्चन दे देती हूँ आपको, तो ये तो आप कर ही लेना, दैट आपको जो है कंपेयर करनी है, कंपेयर दी फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, सो ये भी आपके लिए क्वेश्चन होगा, आप ये भी करिएगा। ये 3 क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, ये आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाएंगे एंड चांसेस होते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आए। ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन को हम पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। देखो सबसे पहला तो हम पढ़ेंगे, आपका जो चैप्टर एक साउथ अफ्रीका की केस स्टडी से स्टार्ट होता है। आपकी फर्स्ट चैप्टर में भी कुछ केस स्टडीज़ थी जो कि आपकी थी जिम्बाब्वे की, मेक्सिको की, पाकिस्तान की, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। लेकिन जो साउथ अफ्रीका की केस स्टडी है इसमें इस चैप्टर में एक ही केस स्टडी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखो इधर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या होता है, तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो डेमोक्रेसी को क्या करे, प्रमोट करे। ठीक है, सो जो नेल्सन मंडेला जी थे उन्होंने, ये मैं आपको एक बेसिक वो बता रही हूँ इंट्रोडक्शन। नेल्सन मंडेला जी थे, उन्होंने 28 साल जो थे वो जेल में बिताए थे और उस जेल का नाम क्या था, रॉबन आइलैंड था। सो जो नेल्सन मंडेला जी थे उन्होंने इतने 28 साल जो है बिताए थे जेल में, क्योंकि उन्होंने जो है अपार्थाइड के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ उठाई थी। अभी ये क्या होता है, सो एक ऐसा सिस्टम होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, जहाँ आपको आपके कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि अगर आप गोरे हो तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, अगर आप काले हो तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, आपको वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा। तो अपार्थाइड बेसिकली एक पॉलिसी होती है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, जो कि किसने इम्पोज की थी, वाइट्स ने की थी। किसके ऊपर की थी,
ब्लैक्स के ऊपर की थी। सो इम्पोज्ड बाय द वाइट्स, जो कि माइनॉरिटी थी। अब आप देख रहे हो कि कैसे जो माइनॉरिटी है वो रूल कर रही है मेजॉरिटी पे। तो जो वो थे मेजॉरिटी पे, तो जो वो थे वाइट्स जो थे वो साउथ अफ्रीका में सेटल हो गए थे और बाद में लोकल रूलर्स बन गए थे। इन्होंने जो अपार्थाइड का सिस्टम था ये ब्लैक्स पे थोपा था। स्किन कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, जिसमें जो गोरे लोग थे उन्हें जो है अच्छी तरह से राइट्स मिलते थे क्योंकि वो वाइट माइनॉरिटी थी, वेरस ब्लैक्स को वोटिंग के अधिकार भी नहीं मिलते थे। तो अगर हम बात करें ब्लैक्स की, तो ब्लैक्स जो थे 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन बनाते थे एंड वाइट जो थे दे वर वेरी स्मॉल इन नंबर, बट स्टिल वाइट जो है वो ब्लैक के ऊपर रूल करा करते थे। तो उसमें जो थी मिसयूज़ होती थी पॉलिसी की, सेग्रीगेशन की पॉलिसी फॉलो होती थी, जहाँ पर जितने भी ब्लैक्स थे वो वाइट के प्लेसेस में एंटर नहीं कर सकते थे एंड वो पब्लिक प्लेसेस में एंटर नहीं कर सकते थे, टेम्पल्स में एंटर नहीं कर सकते थे, उन्हें वोटिंग के अधिकार नहीं थे, है ना। ब्लैक्स हैड नो वोटिंग राइट्स, उनके पास अधिकार नहीं था कि एसोसिएशंस को बनाए या किसी पॉलिटिकल पार्टी को बनाए। सो रेस्ट्रिक्टेड टू लिविंग इन सेपरेट एरियाज, उनके पास सेपरेट स्कूल थे, उनके हॉस्पिटल्स थे। अनवाइट जो थे वो जो है डोमिनेट कर रहे थे, उन्हें डोमिनेट मतलब रूल कर रहे थे उनके ऊपर। तो कौन सी पार्टी ने हेल्प की? एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनी जिसे हम ANC कहते हैं, जिन्होंने हेल्प की टू लेट दी स्ट्रगल अगेंस्ट दी सेग्रीगेशन। अपार्थाइड को अनजस्ट एक पॉलिसी किसने डिक्लेयर किया था? कई सारी कंट्रीज़ ने किया था। एंड वाइट जो है वो अपना जो है रिजाइन करते रहे, जो उनका ये पॉलिसी चलती रही, टॉर्चर करते रहे ब्लैक्स को एंड कलर्ड लोगों को मारते रहे। लेकिन फिर क्या हुआ? इसमें आगे लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, मैं बता देती हूँ। तो आगे क्या हुआ बच्चों? वो रूल करते रहे, लेकिन जैसी जो स्ट्रगल्स है और जो प्रोटेस्ट है वो बड़ी, जो वाइट्स है मतलब जो ब्लैक्स है उन्होंने अपनी जो स्ट्रगल्स है प्रोटेस्ट वो बढ़ाई। तो इससे क्या हुआ? जो वाइट्स को लगा कि अब वो जो ब्लैक्स लोग हैं उन्हें अपने रिजाइम के अंडर, अपने रिप्रेशन के अंडर नहीं रख सकते हैं। तो पॉलिसीज़ चेंज हो गई, लॉज चेंज हो गए, जो रेस्ट्रिक्शंस थी मीडिया में वो हट गई, जैसे मीडिया में रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, ठीक है। जो मंडेला जी थे वो कौन थे? नेल्सन मंडेला जी थे। उन्हें जेल से निकाल दिया गया कितने बार? 28 साल बाद। एंड 26 अप्रैल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, 26 अप्रैल 1994 को जो एक नया फ्लैग साउथ अफ्रीका को वो लहराया गया, जहाँ पर अपार्थाइड एंड हुआ और ब्लैक्स जो होते हैं उन्हें अपील किया गया, उन्हें कहा गया कि तुम जो वाइट्स हैं उन्हें क्या कर दो? माफ़ कर दो, ठीक है। और बेसिकली जो नेल्सन मंडेला जी थे वो उधर के लीडर बन गए और ये प्लेज की गई कि हम एक ऐसा साउथ अफ्रीका बनाएंगे जो कि किसके बेस पे होगा? डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के प्रिंसिपल पे होगा, बेस होगा। और जो बोथ जो ब्लैक्स थे एंड वाइट्स थे, अब आप देख रहे हो जो नेल्सन मंडेला जी थे उन्होंने क्या किया? दैट जो ब्लैक्स है और वाइट्स है उन्होंने क्या बनाया? मिलके जो साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनाया एंड बोथ ब्लैक्स एंड वाइट्स वर्क टुगेदर फॉर ए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साउथ अफ्रीका भी डेमोक्रेसी का एक मॉडल कहलाए जाने लग गई। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? सो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सेट होता है रिटन रूल्स का जो कि किसी भी कंट्री की पीपल एक्सेप्ट करती है। सो ए सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय द पीपल ऑफ ए कंट्री इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। ना अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगी। सबसे पहला क्या है? दैट इट जनरेट्स ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशन से क्या होता है? कोई भी जो वो है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट है, तो वो अपनी मर्जी से रूल नहीं कर सकती, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल के कुछ जितने भी लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना पड़ेगा, जिससे जो लोग होते हैं वो सेफ गार्ड हो जाते हैं, उनको ऊपर एक वो गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होती है दैट इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूटेड। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कैसे जो है गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूट होएगी, कैसे जो है वो बनेगी। सो स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड उसके पास जो होगी पावर, किसके पास पावर होगी कि वो मेजर डिसीजन को लेगा। नेक्स्ट बच्चों आ जाता है दैट इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। उन्होंने पर्टिकुलरली मेंशन कर रखा है कि क्या पावर्स होंगी गवर्नमेंट की, क्या उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे। एंड कंटेन करता है सिटीजन्स राइट्स को। क्या कंटेन करता है? सिटीजन्स राइट्स को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल। लोगों की इच्छाओं को व्यक्त करता है अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी, कि लोगों की क्या इच्छाएं हैं अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी। तो ये हमारे 4 पॉइंट हो गए कि हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्यों चाहिए, ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसकी क्या ज़रूरत होती है। अब हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है बच्चों
जो हमारी इंडिया थी, आपको पता है उसे दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था। एक हमारा था पाकिस्तान और एक हमारा था इंडिया। सो जो इंडिया और पाकिस्तान को उनके बीच का पार्टीशन हो गया था एंड जो लोग थे उन्हें चॉइस मिली थी कि या तो आप इंडिया को ज्वाइन कर लो या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो या फ्री रहो। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे दे वर वेरी एंशियस कि इंडिया को क्या होगा, उनके फ्यूचर के बारे में दे वर वेरी एंशियस। ठीक है, सो जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसने ड्राफ्ट किया था जी? सो कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड बाय 1928 में ड्राफ्ट किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मोतीलाल नेहरू जी ने किया था एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। एंड 1931 का एक रेजोल्यूशन था जो बताता था दैट जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है हाउ इट विल लुक लाइक। सो कई सारे ऐसे आइडियल्स बाकी देशों से लिए गए। फॉर एग्जांपल आइडियल्स जो थे हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन के वो अडॉप्ट किए गए, या यूएसए में जो बिल ऑफ राइट्स चल रहा था वो अडॉप्ट किया गया, रशिया में जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन चल रहा था वो हुआ। मतलब कई सारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लीडर्स थे वो इन चीज़ों से इंस्पायर्ड हुए। अब हम पढ़ेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो एक ऐसी असेंबली जो कि बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, उसका नाम पड़ा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसके 299 मेंबर्स थे। सो देखो अगर हम बात करें पहले की तो उसमें कितने मेंबर्स थे? 389 मेंबर्स थे। लेकिन जब पार्टीशन हो गया था पाकिस्तान का और इंडिया का तब 299 मेंबर्स हमारे बन गए थे। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में बनी थी जिसके 389 मेंबर्स थे, लेकिन पार्टीशन के बाद उसके 299 मेंबर्स हो गए जिन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है, ये आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारा पार्टीशन है उसके बाद कितने मेंबर बचे थे? 299 मेंबर बचे थे। और ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। लेकिन ये इफेक्ट में कब आया था? 26 जन 19, इधर करेक्शन करनी है थोड़ी, 1950 आएगा। ठीक है, तो 1950 ही ध्यान रखना। ऑल्सो देखो इधर ना ये आती ही है 2 MCQ आपको कंफ्यूज करने के लिए। एडॉप्ट कब हुआ था? 1949 में, लेकिन बेसिकली इफेक्ट में कब आया था? 26 जन 1990 को ये आया था ना। अब हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमारा कितने साल पहले बना था, हमें उसे क्यों हमें उसे जो है एक्सेप्ट करना चाहिए, जो कि इतने सालों पहले बना था। सबसे पहला जितने भी मेंबर्स थे ना वो क्या थे? डिफरेंट कास्ट से थे, डिफरेंट रिलीजन से थे। सो बेसिकली यूएएफ की अगर हम यूएएफ से भी इलेक्ट करते हैं, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज से भी, तो उसका कंपोजिशन इतना डिफरेंट नहीं होता क्योंकि मेंबर जो थे डिफरेंट जगहों से आते थे, जिससे क्या हुआ कि हर एक मेंबर का व्यू रखा गया। कोई भी ऐसा अभी तक ग्रुप या कम्युनिटी सामने नहीं आई है जिसने लेजिस्टिमेसी को क्वेश्चन किया हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक सिस्टमैटिक, एक ट्रांसपेरेंट मैनर में वर्क किया। वो डिस्कशंस हुई, डिबेट्स हुई और हर एक डॉक्यूमेंट और वर्ड जो बोला गया उसे रिकॉर्ड किया गया फ्यूचर के लिए। और इसका नाम पड़ा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। क्या नाम पड़ा था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। ठीक है, 12 बल्कि वॉल्यूम्स में से रखा गया था। और ये देखिए, वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको बता दिया। जनरेट्स ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन, स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु विल हैव द पावर टू टेक बिग डिसीजंस, लेज डाउन द लिमिट्स ऑन पावर्स एंड एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी। नाउ अब इंडिपेंडेंस गेन करने के बाद एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की गई थी इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन रखने के लिए, जो मैंने आपको बता दिया। महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स नहीं थे, लेकिन स्टिल जो उनके व्यूज़ थे वो रखे गए थे। ये मैंने आप बता दिया ना। फिलॉसफी क्या थी इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन की, लास्ट टॉपिक ये हम पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो महात्मा गांधी ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, लेकिन स्टिल जो मेंबर्स थे उन्होंने उनका जो विजन था वो फॉलो किया था। और विजन क्या था कि दैट सोशल इक्वालिटी आनी चाहिए, पॉलिटिकल इक्वालिटी आनी चाहिए, इकोनॉमिक इक्वालिटी आनी चाहिए, कल्चरल इक्वालिटी आनी चाहिए। सो ये सब जो इनके विजन थे वो रखे गए थे, ऑल्दो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स नहीं थे। और उनकी जो स्पीच थी वो क्या थी? ट्रेस्ट विद डेस्टिनी। सो इन हिज स्पीच ऑफ ट्रेस्ट विद डेस्टिनी जो जवाहरलाल नेहरू थे वो प्लेज करते हैं डेडिकेशन से बनाएंगे, ह्यूमैनिटी से बनाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बनाएंगे। अब हम पढ़ेंगे फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे भी हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। सो सबसे पहले अगर देखो हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो किससे बिगन होता है, किससे स्टार्ट होता है? प्रीएम्बल से स्टार्ट होता है। बेसिकली प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट क्या होता है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल से स्टार्ट होता है, जो कि हमें वैल्यूज़ बताता है। एक ऐसा फॉर एग्जाम्पल
अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई चैप्टर है उसकी समरी हमें बताएगी ना, या उसका हमें ओवरव्यू बताएगा कि वो चैप्टर किस बारे में, सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में, वो हमें प्रीएम्बल बताएगा। प्रीएम्बल बताता है इट कंटेन्स द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। सो ये समझ में आ गया ना। हमारे प्रीएम्बल के कई सारे वैल्यूज़ है, जैसे सोवरेन होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका में वाइट्स आके रूल करने लग गए, तो ऐसा नहीं होएगा कि कोई भी एक्सटर्नल पावर आके रूल करने लग जाएगी। सेकुलर होगी हमारी कंट्री जिसमें हर एक रिलीजन को इक्वल राइट्स मिलेंगे, हर एक बंदे को, वो कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं हो सकता। हमारी जो कंट्री, हमारा कोई भी स्टेट है, उसका एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी हमें पता ही है कि जिसमें जो रूलर्स है वो पीपल द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे। रिपब्लिक की जो हेड है स्टेट का, वो कौन होता है? प्रेसिडेंट। वो कौन है? इलेक्टेड पर्सन है, वो कोई हेरिडेटरी पर्सन नहीं है कि हम उसे जो है चेंज ही नहीं कर सकते हैं। जस्टिस, कि सबको जस्टिस मिलेगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन, ऐसे कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। फ्रेटर्निटी की ऑल ऑफ अस शुड बिहेव, जैसे हम ब्रदर सिस्टर है, एंड कोई भी किसी भी मेंबर को एज इन्फीरियर ट्रीट नहीं करेगा। सो एक हो जाता है लिबर्टी हमारा, कि लिबर्टी में जो सिटीजन्स हैं उनके पास इक्वल राइट्स हैं कि वो अपने एसोसिएशंस को बनाएंगे, अब पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म कर सकते हैं। तो ये किसके अंडर आ जाता है? लिबर्टी के अंडर आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन के बारे में, क्या फ़िलॉसफी है। तो मैंने आपको बता दिया दैट द प्रीएम्बल कंटेन्स द फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रीएम्बल इज ए इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज़ द पावर टू मेक लॉज, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। अब मैं आपको बताऊंगी इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, जो कि इस चैप्टर का आपका जो है एनसीईआरटी में लास्ट टॉपिक दे रखा है, दैट इज इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। हाँ, इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन क्या कहते हैं? सो ये बेसिकली हमें प्रोसीजर बताता है फॉर इलेक्टिंग द पीपल, जिससे कंट्री गवर्न होगी, किसके पास पावर होगी कि कौन क्या लॉज बनाएगा, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में बताता है। और ये कहता है दैट हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, हमें क्या रखना चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होती रहनी चाहिए। अमेंडमेंट क्या होता है? चेंजेस आते रहने चाहिए टाइम बाय टाइम, जिससे वो अपडेटेड रहे। एंड ये बेसिकली डिस्क्रिप्शन कंटेन करते हैं किसका, कि कैसे इंस्टीट्यूशनल जो है अरेंज होंगे। इंस्टीट्यूशनल तो आपको पता ही होंगे ना, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, ये तो कैसे अरेंज होगा। तो इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से चैप्टर 1 भी समझा दिया, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चैप्टर 2 भी समझा दिया। अब देखो चैप्टर नंबर 2 में, दैट इज़ हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, या आपको सब कम्युनिटी में मिल जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 में आप लिखेंगे दैट हु, ये मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन देती हूँ, दैट हु, जस्ट अ मिनट, हु वाज नॉट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट हिज विजन वॉज फॉलोड बाई दी मेम्बर्स, मतलब वॉज फॉलोड बाई दी मेम्बर्स, कि कौन जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है मेंबर नहीं था, लेकिन स्टिल उसका विजन फॉलो हुआ था। तो कौन था ये आपको बताना है। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है दैट जो चेयरमैन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो कौन था, चेयरमैन कौन था ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये आप करिए, आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं, तो वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर बताइए। तो आई होप आपने इनका आंसर बता दिया होगा। तो मैं एक बार बताई थी दैट फर्स्ट है हमारा महात्मा गांधी एंड चेयरमैन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो कौन थे बच्चे जी? B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अब आपके लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आता ही आता है एग्जाम में, रिकॉर्ड है ये, वो ये है दैट एक्सप्लेन एनी 5 मेजर idols enriched in the preamble to the Constitution of India। अब देख सकते हो मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, लेकिन आंसर वही आएगा कि प्रीएम्बल में जितने भी इसमें 5 से दे रखा है, मोस्टली 5 ही आती है, इससे ज़्यादा नहीं आती, लेकिन आपको ध्यान में रखना होता है ये होती क्या है। हमें 5 फिलॉसफी जो है एक्सप्लेन करनी है, जो कि हमारे प्रीएम्बल में लिखी गई है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एक क्वेश्चन आप इसे लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है दैट एक्सप्लेन एनी 5 मेजर फैक्टर्स, हमें ऐसे कुछ मतलब बेसिकली फैक्टर्स एक्सप्लेन करने हैं, ऐसे 5 फैक्टर्स विच contributed
टू दी मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने जो है कंट्रीब्यूट किया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो इधर आप इसका जो है आंसर लिखेंगे कि हमारे इसके आप लिखेंगे ना 1928 में मोतीलाल नेहरू थे और 8 अदर कांग्रेस लीडर के साथ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था। ये पूरा जो मैंने आपको समझाया था ये। और एक क्वेश्चन है, छोटा सा है वो क्वेश्चन, जो कि मैक्स 2 नंबर में आएगा। दैट कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, आपको डिफाइन करना है कॉन्स्टिट्यूशन, और उसकी क्या होती है इंपॉर्टेंस बताइए, जिसमें वो आ जाएगा इट जनरेट्स ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन वाले वो 4 पॉइंट्स, आपको सिर्फ उसकी इंपॉर्टेंस बताए। ठीक है, मैक्स 2 या 3 नंबर में आएगा, इससे ज़्यादा नंबर में नहीं आएगा। सो इसी के साथ ही हमारे दोनों चैप्टर्स का जो है समरी वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल्सो आपको मेरी कम्युनिटी पोस्ट पे इसका PDF मिल जाएगा एंड आपको इन क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे। सो डू चेक इट आउट।